ISJKAS. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and I am taking lectures on current affairs. और अभी जो हम current affairs कर रहे हैं, they are on GS paper 2, that is international relations. All right, so last class में we talked about a lot of things like Malaysia में जो आपका white flag campaigns हैं, black flag campaigns हैं, red flag campaigns हैं जो हुए थे. इसके अलावा we talked about ऑपरेशन संकल्प जो हमारे इंडियन नेवी के द्वारा जो है वो किया गया है टू प्रोवाइड इजी ट्रेड एंड कमर्स इन योर इंडियन ओशन रीजन. उसके बारे में हमने बात किया. इंडियन आउट कैंपेन के बारे में बात किया जो मालदीव्स में शुरू हुआ था एंड व्हाई व्हाट लेड टू दीज टाइप ऑफ कैंपेन्स और व्हाई आर दे इन न्यूज़. और हमने ये भी बात किया कि इसका ओरिजिन जो है वो 2013 से जो है वो उसका ओरिजिन चल रहा है. ऑल राइट, सो आज के लेक्चर में जो हम फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज द ऑकस एग्रीमेंट. नाउ दिस ऑकस एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर बोथ प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप लेके चलिए आपको इंडियन ओशन रीजन, एशिया पैसिफिक, इनके ऊपर तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं. सो उस हिसाब से अगर हम एशिया पैसिफिक की बात करें तो वहाँ पर सिक्योरिटी, ईजी फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रेड, कमर्स, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो ऑकस एग्रीमेंट प्लेज अ वाइटल रोल. एंड सिंस इट इज़ इन द एशिया पैसिफिक रीजन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ फ्रॉम प्रिलिमिनरीज एज वेल एज योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर हम ऑकस एग्रीमेंट की बात करें तो ये बहुत पुराना नहीं है, ये 2021 की बात है. ऑल राइट, सो ये कब की बात है? ये बेसिकली एक ट्राईलेटरल, क्या है जी ये एक ट्राईलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है. नाउ बहुत जगहों पे ऑकस एग्रीमेंट भी लिखा हो सकता है, ऑकस अलायंस भी लिखा हो सकता है या ऑकस पैक्ट भी लिखा हो सकता है. सो ऑल थ्री मीन्स द सेम. इफ वी टॉक अबाउट द ऑकस अलायंस तो याद रखिएगा ये बेसिकली अगर आप ऑकस को ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें. देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, खाली जगह है. अगर हम ऑकस को तोड़ें, सो इट स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस. सो आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि ऑकस एग्रीमेंट या पैक्ट किन 3 कंट्रीज के बीच में है. इज इट अ बायलेटरल पैक्ट, ट्राइलेटरल पैक्ट और इट इज अ यूनिलैटरल पैक्ट. सो इट इज अ ट्राइलेटरल पैक्ट. पहली चीज 2021 की बात है जब आपके इन तीनों कंट्रीज ने अनाउंस किया था दैट दे ऑल आर कमिंग टुगेदर फॉर अ सिक्योरिटी पैक्ट बिकॉज they have come up for a security pact. In which region? So it is in the Asia Pacific region. So in the Asia Pacific region all the 3 countries are coming together for a security pact. However ऐसा कहा गया है कि ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं है but it is also an attempt to counter China. To counter China, because China repeatedly has been trying to increase its influence in the Indian Ocean region and in the Asia Pacific region via South China Sea. So South China Sea, आपका China Sea, उस East China Sea, इन सब के थ्रू अपनी डोमिनेंस दिखाते हुए चाइना रिपीटेडली जो है वो कोशिश की है वो अपना पैसिफिक रीजन में जो है वो अपना डोमिनेंस मेंटेन करके रखे. एंड सिंस दिस पैसिफिक रीजन इज वेरी क्लोज टू स्ट्रेट्स लाइक स्ट्रेट ऑफ मलक्का and they provide an open passage of connectivity between Indian Ocean and the Pacific Ocean. Therefore, this pact not only is impactful on China but also on India. अब ये जो काउंटर चाइना वाला है ना, देखो अगर आपको प्रीलिम्स में आएगा तो यस आपको उसमें आपको खुद लिखना नहीं है, आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे. बट अगर आपको मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप 2 काउंटर चाइना नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली इन 3 कंट्रीज ने ऐसा कहा नहीं है कि हम चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है. लेकिन यूएस ने रेपिटेडली बोला है कि वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं एंड इनडायरेक्टली दे हैव बीन टारगेटिंग चाइना. और चाइना भी बहुत ज़्यादा भड़क गया. चाइना ने बोला कि दिस ऑकस एग्रीमेंट इज़ एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल, ये कोई सही बात थोड़ी होती है. यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी वाया इम्पोजिंग डिफेंस पार्टनरशिप. आप वहाँ पे जो है अपनी मिलिट्री अलायंस करना चाहते हैं और वहाँ पे अनस्टेबिलिटी जो है वो लाना चाहते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स जो है वो चाइना ने भी काउंटर में कही है. लेकिन
यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने एक्सप्लिसिटली नहीं कहा है कि हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन यूएस ने बोला है कि जो हमारा ये वाला रीजन है वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रेटन हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंस जो है वो होना ज़रूरी है। इसी के ही साथ what all are the salient features or the significance of the AUKUS agreement? Now this is basically to enhance joint कैपेबिलिटीज़। सो इन्होंने बोला है कि ये हमारा एक अटेम्प्ट है कि हम जॉइंट कैपेबिलिटीज़ को प्रमोट करें, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करें, ठीक है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करें, डीपन करें रिलेशनशिप्स, एक तरीके का पीस और स्टेबिलिटी जो है हम वो इस रीजन में लेकर आएँ, ठीक है। साइंस एंड टेक में जो है हम और ज़्यादा एडवांसमेंट करें, और इसी और इसी पैक्ट के चलते ऑस्ट्रेलिया जो है इट इज़ ऑल सेट टू बिल्ड अ फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ठीक है। सो इसी एग्रीमेंट के चलते जो ऑस्ट्रेलिया है वो बनाने वाला है आपका न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिसको हेल्प कर रहा है, इसको बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? यूके और यूएस हेल्प कर रहा है। नाउ यूएस का आप इसी से क्या कहते हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूएस ने अपने 50 सालों में पहली बारी जो है वो अपना न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी जो है वो उसका ट्रांसफ़र करने वाला है। इससे पहले जो यूएस हैज़ बीन वेरी रिलक्टेंट कि वो अपनी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र जो है वो इतनी आसानी से नहीं करता था, और इसमें कोई दो राय की बात भी नहीं है कि यूएस से टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंडिया एंड ऑफ कोर्स दीज अदर कंट्रीज से बहुत ज़्यादा ऊपर भी है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ nuclear power submarine? Now this nuclear power submarine is basically a type of a submarine which is, in comparison to simple submarines, it is much more faster and it is harder for what? It is harder to detect, कि आप डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ये पानी के अंडर है। एक पुरानी मूवी है, मतलब बहुत पुरानी भी नहीं है बट इतना लेटेस्ट भी नहीं है, दैट्स कॉल्ड द गाजी अटैक। अगर आप उसमें देखेंगे तो इट इज़ बिटवीन द इंडिया और चाइना के बीच में, जब 71 के बारे में उन्होंने बताया है कि जब एक सबमरीन एक सबमरीन जैसी लड़ाई होगी थी इनके बीच में, एंड द टू सबमरीन्स इंडिया पाकिस्तान की देवर आमने सामने एक दूसरे के, तो वहाँ पे डिटेक्ट हो जाती है कि भैया इतनी दूरी से जो है वो आपका जो मिसाइल है वो छोड़ा गया है। सो ये वाला जो आपका न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, इट इज़ मच मोर हार्डर टू डिटेक्ट दैन दी the contemporary or the conventional sort of submarines। तो इस हिसाब से this is a good attempt। और अगर इस तरीके की सबमरीन पानी में होगी तो चाइना भी थोड़ा तैनात रहेगा कि भैया मुझे थोड़ा सा अपनी जो हरकतें हैं उन पे थोड़ा काबू रखना चाहिए। नाउ दीज टाइप ऑफ सबमरीन्स दे कैन बी सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर मंथ्स, दे कैन शूट मिसाइल्स, एंड यूएस जो है वो अपनी सबमरीन टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो शेयर करने वाला है। इससे पहले यूएस ने यूके के साथ भी शेयर किया हुआ है, लेकिन 50 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो अपनी सबमरीन टेक्नोलॉजी किसी के साथ देने वाला है। और इस तरीके का जब हाई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आ जाएगी, सो ऑस्ट्रेलिया विल बिकम द 7th कंट्री टू हैव सच अ टेक्नोलॉजी। 7th और 8th कंट्री बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया टू हैव सच एन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टेक्नोलॉजी। इसी के ही साथ द ऑकस एग्रीमेंट और द अलायंस दे हैव स्टेटेड क्लियरली कि हम जो है ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तो बना रहे हैं, बट हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम एशिया पैसिफिक रीजन में क्या करें। जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहाँ पे हम किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन को अटेन करें, या वहाँ पर हम किसी भी तरीके का डिस्ट्रेस क्रिएट करने का हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है। सो ऑस्ट्रेलिया हैज़ स्टेटेड क्लियरली दैट देयर इज़ नो intention of having a nuclear weapon. Now all these things we've studied about what is the AUKUS agreement, but all what we need to understand is from our mains point of view that what is the impact on India, कि इंडिया को इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है। देखो इंडिया इज़ अ एशियन कंट्री, राइट, नो टू डाउट्स, बट इंडिया जो है वो पैसिफिक में नहीं पड़ता, इसीलिए इंडिया बीइंग अ कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेशन का पार्ट तो है, और कोऑर्ड में आपका यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया भी उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के होने के बावजूद इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ऑकस। क्यों नहीं है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एशिया पैसिफिक रीजन। नाउ इंडिया जो है वो फिजिकली पैसिफिक रीजन में मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि दिस रीजन
नाउ दिस इज द अटेम्प्ट टू काउंटर चाइना, जो आपके चाइना कंटेनमेंट इनिशिएटिव की तरह इंडिया लुक्स ऑकस एज एन चाइना कंटेनमेंट, ठीक है, सो कंटेनमेंट इनिशिएटिव की तरह वो उसको देख रहा है। सो इट इज़ बेसिकली चाइना कंटेनमेंट इनिशिएटिव जो इंडिया उसको देख रहा है। नाउ इंडिया नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली, बट इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्या होता है कि नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन और द रीजन, इंडिया का जो साथ वाले रीजन है दैट इज़ योर एशिया एंड दैट्स योर इंडियन ओशन, वहाँ पे इंडिया की मौजूदगी है। और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके को अगर कुछ भी करना है इन रीजन्स में, उसमें इंडिया का उसको बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। देयरफॉर इंडिया इज़ अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड वन ऑफ द बिगेस्ट नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर यूएस in the Indian Ocean region and of course in the Asia Pacific region. So India का तो सबसे पहला ये हो गया कि इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। नंबर 2, इंडिया इसको देख रहा है एन अटेम्प्ट एज अ चाइना कंटेनमेंट इनिशिएटिव। नंबर 3 ये हो गया कि जो आपका यूएस है, बिकॉज ऑफ इट्स टेंशंस विद चाइना, यूएस और चाइना के बीच में जो इतना टेंशंस हो चुकी है, उस चीज़ों की वजह से जो आपका यूएस है उसकी बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट हो गई है आपके एशिया पैसिफिक रीजन में। सो दिस एशिया पैसिफिक रीजन, एंड बिकॉज यूएस इकोनॉमी के हिसाब से भी नंबर 1 है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी इट हैज़ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, सो दिस इज समहाउ बेनिफिशियल फॉर इंडिया। हाउएवर यू नीड ट्रांसपेरेंसी, आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे न्यूक्लियर वॉरफेयर ना शुरू हो जाए, वो आपको देखना है। सिक्योरिटी पैक्ट तो है, लेकिन दोनों कुछ कंट्रीज़ के बीच में कोई टेंशन अगर ज़्यादा हो जाएगी, इट कैन क्रिएट डिस्ट्रेस इन द ट्रेड। सो ऑल दीज थिंग्स जो है दे आर अ मैटर ऑफ कंसर्न्स, बट बाकी चीज़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑकस विल डेफिनेटली हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। नाउ ये सब तो बातें हो गई पुरानी। अब ये चीज़ें, अब डायनामिक्स हैव चेंज्ड पोस्ट यूक्रेन रशिया वॉर। द डायनामिक्स हैव चेंज्ड। वाई? बिकॉज यूएस ने रेपिटेडली बोला है इंडिया को कि भैया आप रशिया के खिलाफ कुछ बोलो, रशिया के खिलाफ कुछ बोलो, बट इंडिया ने कभी भी आउट क्या कहते हैं ना, एकदम फ्रंट पे आके कभी भी रशिया को कंडेम नहीं किया है। इंडिया हैज़ ऑलवेज प्रमोटेड डायलॉग एंड डिबेट, कि आप लोग डिस्कस एंड डायलॉग इज़ व्हाट इंडिया हैज़ ऑलवेज प्रमोटेड, कि आप डायलॉग करो, आप आपस में बात करें, आप डिस्कशन करें, एंड बोथ द कंट्रीज नीड टू कम टू अ कॉमन पॉइंट सोल्यूशन। क्योंकि रशिया इज़ अ लॉन्ग टेस्टेड फ्रेंड ऑफ इंडिया, और यूएस को हमारे रिलेशंस आर गुड, बट यूएस के नॉट बी ट्रस्टेड, क्योंकि रशिया ने हमारा हर कदम पे साथ दिया है। जब ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज़ योर प्रेजेंट डे बांग्लादेश, और लड़ाई हो गई थी 1971 की वॉर में, उस टाइम पर भी रशिया थी जिसने हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे लिए बोला था। यूएस तो तभी भी हमारे साथ नहीं था। हाउएवर वो पुरानी बातें हैं, लेकिन आज के टाइम पर भी यूएस ने कभी भी फोर फ्रंट पे आके नहीं बोला कि भैया इनको सिक्योरिटी काउंसिल में सीट दो, लेकिन रशिया ने हमारा हमेशा साथ दिया है कि इंडिया को सीट देनी चाहिए। सो रशिया बीइंग अ ओल्ड टेस्टेड फ्रेंड, हम लोगों ने कभी भी रशिया के साथ जो है वो चीज़ें खराब करना नहीं चाहिए है। जब भी इंडिया और यूएस के रिलेशंस क्लोज हो रहे थे, स्ट्रॉन्गर हो रहे थे, उस टाइम पे बहुत से क्रिटिक्स और बहुत से इंटरनेशनल जियोपॉलिटी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने भी बोला कि दिस इज़ गोइंग टू हैमर और हैम्पर इंडियाज़ रिलेशनशिप विद रशिया। लेकिन इस चीज़ के साथ, क्योंकि जो इंडिया है वो बिल्कुल फोर फ्रंट पे आके रशिया के खिलाफ उसने कुछ नहीं बोला, अब जो यूएस है उसके डायनामिक्स थोड़े थोड़े चेंज होते दिख रहे हैं इंडिया के साथ। लेकिन इसमें इंडिया को एक फ़ायदा ये है कि अगर इसके रिलेशनशिप्स इंडिया के साथ इतने अच्छे अब नहीं रहेंगे, या आगे पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, तो भैया चाइना के साथ भी कुछ इनका प्यार मोहब्बत का रिश्ता नहीं है। सो चाइना को काउंटर करने के लिए तो उसको इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो आप ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमको यूएस से की ज़रूरत नहीं है, बट यूएस को हमारी भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमको उसकी ज़रूरत है। वाई? बिकॉज इंडिया इज़ अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। एंड पहली चीज़ तो जब ये ऑकस एग्रीमेंट 2021 में आया था, उस टाइम पे यूक्रेन रशिया के बीच में इतना टेंशन नहीं था जितना अब तो वॉर शुरू हो गई है। खैर, नाउ उस टाइम पे जो यूएस है उसका पूरा अटेंशन जो था वो एशिया पैसिफिक रीजन में था, बट आज के टाइम पे थोड़ी है। आज के टाइम पे जो यूएसए है उसका जो कहते हैं ना इंटरेस्ट,
या फिर क्या बोलते हैं उसको, फोकस, वो फोकस हट चुका है। पहले उसका एशिया पैसिफिक में बहुत ज़्यादा फोकस था, अब उसका फोकस इन चीज़ों से हट के यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर ज़्यादा हो चुका है। अब इसके रेपोकर्शंस यूरोप के ऊपर क्या पड़ेंगे, और यूरोप नेशंस अगर रशिया से अभी भी गैस वगैरह लेता रहा तो उसके यूके और यूएस के साथ के रिलेशंस रहेंगे। सो डायनामिक्स हैव चेंज्ड पोस्ट द यूक्रेन रशिया वॉर। ठीक है, सो दिस is about your AUKUS agreement. Now before okay, so बच्चों बहुत बारी पूछते हैं कि मैम PDF कहाँ से मिलेगा। You will get the PDF from our Telegram channel. And also एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों ने शिक्षक IAS JKS ने we have launched our test series for target, which is our target is 2022, that is your KS exam. So guys, it is ये जो है इट इज़ ओपन टू ऑल। आप लोग हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। क्लिक ऑन द लिंक, हमारा ऐप डाउनलोड करें, शिक्षक JKS IAS की ऐप हमारी डाउनलोड करें, और वहाँ पे आपको हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है वो JKS वो मिल जाएगा, विच इज़ एक्सप्लिसिटली एंड कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन 2022 प्रीलिम्स। ठीक है, सो आई एक्सपेक्ट कि आपको वो चीज़ें अच्छी लगे, एंड वी आर अ हेल्प टू यू, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग अस सो मच। ठीक है जी, ऑल राइट, सो लेट्स मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, एंड दैट इज UAE's ग्रीन वीज़ा। नाउ बेसिकली ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हम एक न्यू क्लास ऑफ वीज़ास, मतलब कि जैसे आपके वीज़ा होते हैं ना, उसमें एक नया वीज़ा हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस वीज़ा को हम प्यार से बुलाएंगे द ग्रीन वीज़ा। नाउ दिस न्यू क्लास ऑफ वीज़ा, उसका इंटेंशन क्या है? इट इज़ इंटेंडेड कि वो किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस जो फॉरेनर्स को फेस करना पड़ता है हमारे UAE में आके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उन सबको ईज डाउन करने के लिए जो है वो ग्रीन वीज़ा आया है। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि इट इज़ बेसिकली द इंटेंशन ऑफ द ग्रीन वीज़ाज इज टू ईज द restrictions which are faced by the foreigners in pursuing employment opportunities in the country, that is UAE. नाउ बेसिकली होता क्या है? होता बेसिकली ये है कि जब भी दूसरी कंट्री के लोग जो है वो UAE में जाते, दे नीड अ स्पॉन्सर। मतलब उनको कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए कि वो दिखा सके कि भैया हम इस जो है वो कंपनी की तरफ से आ रहे हैं। सो वी आर बेसिकली स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर्स, जिसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो फेल टू गो देयर, एंड मैनी, क्योंकि वो कागज़ पत्रों में फर्जी थोड़ा सा ऊपर नीचे करके जाते हैं, सो मैनी टेंड टू फॉल इनटू अ ट्रैप ऑल्सो। सो इसके चलते इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या लाया है? ग्रीन वीज़ा लाया है। सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इट इज़ व्हाट, कि अब इस ग्रीन वीज़ा के चलते जो फॉरेनर्स होंगे विदाउट एनी स्पॉन्सर भी यहाँ पे आके काम ढूंढ सकते हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम योर प्रिलिमिनरीज पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखें कि इससे बेसिकली इम्पैक्ट क्या होगा। इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि जो UAE है वो ट्राई कर रहा है अपने जीत तो क्या बोलते हैं, एडी से, सर से एडी तक का जोर जो भी होता है वो यूज़ कर रहा है, ताकि वो अपना जो रिलायंस है, या फिर डिपेंडेंसी है, उसको कम करे। किसका कम करे? जो उनकी ऑयल डिपेंडेंसी है उसको कम करे। और जब यहाँ से बाकी लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आएंगे तो सिर्फ उनको पैसे थोड़ी मिलेंगे, UAE की इकोनॉमी में भी तो बूस्ट होगा। सो बेसिकली इट इज़ एन अटेम्प्ट टू बूस्ट मेथड्स टू जनरेट इकोनॉमी फॉर UAE। क्लियर हो गया? इसी के साथ इस ग्रीन वीज़ा में जो है वो आपका एज को भी कैप कर दिया गया है। पहले 18 साल होती थी, अब 25 साल कर दी गई है। तो दीज जो बच्चे जाते थे 18-18 साल वाले, कौन से कोई इंजीनियर डॉक्टर होते थे कि वहाँ जाके कोई गस्टेड ऑफिसर बन जाएंगे। सो बेचारे जो ये यंग बच्चे होते थे वो बेचारे वहाँ जाके किसी ना किसी के लेबर या इस सब चीज़ों काम में फंस जाते थे। सो नाउ द एज, द कैप ऑफ द एज हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज। इट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 18 which was initially, now it has been raised to 25. इसी के ही साथ now people, foreigners who are holding these green visas, they can also sponsor their parents. तो पहले parents नहीं जा पाते थे और अब parents can also go there. So these are few of the changes and the new things which are being introduced by your UAE, that is your green visa, which is nothing but a new form of visa. ठीक है जी।
Next up we have is an important and the last topic for today, that is the Havana syndrome. Now before getting on to what all happened and why this Havana syndrome has come into limelight, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये भैया हवाना का मतलब क्या है, ये कौन सा सिंड्रोम है. सो बेसिकली 2016 की बात है कि जब पहली बारी रिपोर्ट्स आई थी कि आपके यूएस वगैरह के डिप्लोमैट्स जो आपके हवाना विच इज़ इन क्यूबा वहाँ पर रह रहे थे और उनको एक अजीब तरीके के सिम्टम्स जो है वो अपनी बॉडी में देखने को मिले विच वर बेसिकली मेंटल इलनेस. नाउ अकॉर्डिंग टू दैट मेंटल इलनेस में क्या होता था, उनको अपने होटल में अजीब अजीब आवाज़ें जो है वो अपने कानों में सुनाई देती थी. मतलब आवाज़ें अ काइंड ऑफ हेलुसिनेशन, जिसमें आपको दिख कुछ नहीं रहा है, अलग दिख नहीं रहा है, बट आपको एक तरीके का क्लिकिंग या बजिंग साउंड जो है वो आपके कानों में सुनाई देती थी. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मेंटल इलनेस. जब लेटर ऑन जब देखा गया कि भैया एक बंदे को नहीं बट जितने भी डिप्लोमैट्स उस एरिया में रह रहे हैं, अ लॉट ऑफ डिप्लोमैट एंड पीपल, उनको इस तरीके का मेंटल इलनेस हो रहा है, फिर उस चीज़ को डिटेक्ट किया गया और फिर ये जो मिस्टीरियस सी इलनेस थी जो समझ नहीं आ रही थी कैसे हो रहा है, उसका नाम पड़ गया हवाना सिंड्रोम. क्योंकि ये हवाना विच इज़ इन क्यूबा, वहाँ पे इसके सिम्टम्स जो है वो दिखाई दिए थे. अगर हम बात करें कि हवाना सिंड्रोम्स जो हमारा हवाना सिंड्रोम है उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, सो आपको सिवियर हेडेक होता है, आपको अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं, आपको फटीग फील होता है, आपको स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपका हियरिंग लॉस हो जाता है, आपको डिजीनेस हो जाती है. सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू योर मेंटल एबिलिटीज़, कॉग्निटिव जो है आपकी एबिलिटी के साथ रिलेटेड है. सो ऑल दीज थिंग्स वर बीन targeted under the Havana syndrome. Now this Havana syndrome recently again came into limelight कि जब इन्होंने देखा गया कि जो CIA डायरेक्टर और US का जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे which were in India that time, उनमें हवाना सिंड्रोम के सिम्टम्स पाए गए हैं. And this is the first case of Havana syndrome in India. So therefore this Havana syndrome has come into limelight. So this is the first reason of it being into limelight. Another reason for it being into limelight is, just a second, here okay, another reason for it being into limelight is एक तो आ गया, ये पहला सिम्टम है इंडिया में. दूसरा चीज़ क्या है कि 2020 की बात है कि जब आपके नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंस जो कहाँ पे है, जो आपका यूएस में है, उसमें कहा गया जो आपका, आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट टेक अ गुड पेन. ठीक है, चलो अब ठीक है, चलो अब जो भी है. सो हाँ, सो जो आपका नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंसेस जो आपका यूएसए में है, उसमें उन्होंने रियलाइज़ किया है कि जो सबसे बड़ा रीज़न है ना इस हवाना सिंड्रोम का, इट इज़ बेसिकली व्हेन अ पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हाई फ्रीक्वेंसी या हाई इंटेंसिटी माइक्रोवेव रेडिएशंस. ये इम्पॉर्टेंट है. सो हवाना सिंड्रोम में क्यों नाम पड़ा, कहाँ पे कौन सा केस आया, व्हाट एक्चुअली हैपेंड कैन बी आस्क्ड इन द स्टेटमेंट क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो दे कैन आस्क यू अबाउट द माइक्रोवेव रेडिएशंस. सो व्हाट आर माइक्रोवेव रेडिएशंस? माइक्रोवेव रेडिएशंस का एग्जांपल अगर आपको समझना हो तो याद रखिएगा, ये बेसिकली एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है. एनर्जी का जब एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जैसे होता है आपका माइक्रोवेव. और अगर आपको समझना है तो आपने अभी देखा होगा कि आजकल जितनी भी रिसर्च और स्टडीज़ है वो आपको मना करते हैं कि आप अपना माइक्रोवेव में खाना ना गर्म करें. क्यों? क्योंकि उसके अंदर माइक्रो जो रेडिएशंस है वो पड़ती हैं, एंड दीज कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, दैट इज़ योर मेंटल एबिलिटी को आपके हैमर कर सकती हैं ये चीज़ें. तो इसलिए आपको कहते हैं कि आजकल पित्तल के बर्तन में खाना खाओ, ब्रास के उसमें पानी पियो. वाई? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो रहा है, नई नई बीमारियां जो है वो हमको हर दिन सुनने को मिलती है. अभी आप केरला की बात करें तो केरला में आपको टोमेटो फ्लू
टोमेटो फ्लू नाम का जो बीमारी है वो भी हमको देखने को मिली है। सो कहाँ देखने को मिली है जी? केरला में इसके 5 केसेस, 4 से 5 केसेस जो है वो हमको टोमेटो फ्लू का देखने को मिला है। मंकी पॉक्स जो है वो हमको देखने को मिलता है, जिसमें आपकी बॉडी के ऊपर एक क्या कहते हैं, बॉयल्स जैसे हो जाते हैं, मोटे मोटे बॉयल्स बन जाते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। सो लॉट ऑफ बीमारी आर कमिंग हमारे सामने। और अगर आप कोविड-19 को भी देखो तो ये आज की बीमारी थोड़ी है, 2008 की बीमारी है, लेकिन अपने आप को म्यूटेट करते 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 पहले ये सिर्फ वेट मार्केट तक ही सीमित था, अब ये वेट मार्केट से आपके इंसानों के बीच में भी आ गया है। और अगर आपने देखा होगा कि ये जो कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो हमारे जानवरों में, लायन में भी इसके सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिले थे। सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर 2-3 सालों के बाद कोई ऐसा म्यूटेशन हो गया कि इंसान और जानवर दोनों को ही मास्क पहन के घूमना पड़े। सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट रीज़न? अब इन्होंने डिटेक्ट किया है कि भैया अभी जो सबसे बड़ा रीज़न हमको दिख रहा है हवाना सिंड्रोम का, ये जो मिस्टीरियस से इलनेस है, दैट इज़ योर माइक्रोवेव रेडिएशन। जैसे कि आपके माइक्रोवेव की जो रेडिएशंस होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोजर देती हैं माइक्रोवेव रेडिएशंस, क्योंकि डायरेक्टली जो है वो माइक्रोवेव की रेडिएशन उसके ऊपर पड़ रही होती है। या तो ये आ गया। एंड अनदर ओके, सो देयर वाज समथिंग विच वाज ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड डोंट फॉरगेट कि आप लोग टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल दोज हु आर न्यू टू इट। एंड जिनको भी चाहते हैं देखना कि किस तरीके के जो है टेस्ट सीरीज़ है फॉर JKS-IAS, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक करिए, वॉच द टेस्ट सीरीज, दे आर ओपन टू ऑल। आप उसको खुद देखिए, खुद एनालाइज करें एंड देन चूज द बेस्ट फॉर योर सेल्फ। थैंक यू guys and have a nice day, and I will see you tomorrow with another lecture series. Thank you and have a nice day.